दोस्तों नमस्कार। मैं अभिलाष अवस्थी अपने दैनिक कार्यक्रम खबरें और उसके विश्लेषण के साथ आपके सम्मुख हूँ। मित्रों, आज जरा बात करते हैं नरेंद्र मोदी जी का जो डराने का एक कार्यक्रम चलता है। कभी केसीआर को डरा दिया, उनकी बेटी कविता के माध्यम से उनकी पार्टी का सत्यानाश कर दिया। कभी मायावती को डरा दिया, उनकी पार्टी का सत्यानाश किया। कभी महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी को डरा कर तोड़ दिया। तो ये जो डराने का उनको एक टेस्ट लग गया है, ये डरपोक लोगों की पहचान है, क्योंकि नरेंद्र मोदी खुद एक डरपोक आदमी है और डरपोक आदमी बिलीव करता है दूसरे को डराने में। ऐसा सुखियां है। तो मित्रों, नरेंद्र मोदी जी ने अभी 2 दिन पहले प्रियंका गांधी को ईडी का नोटिस देकर डराने की कोशिश की। मतलब बड़ा अजीब सा लगता है कि आप किसको डरा रहे हैं, किसको डराने की कोशिश कर रहे हैं। प्रियंका गांधी को, शायद प्रियंका गांधी को आपने और पूरे आपके भारतीय जनता पार्टी ने जानने की कोशिश नहीं की। चलिए मैं आपको बताता हूं प्रियंका गांधी की साहस की कथाएं। या प्रियंका गांधी को डराना नरेंद्र मोदी आसान नहीं है। मुझे याद है मायावती मुख्यमंत्री थी उत्तर प्रदेश की और रायबरेली क्षेत्र में गई थी प्रियंका गांधी अपने वहां के चुनाव क्षेत्र में। तो उन्हें तभी पता चला कि अमेठी में एक दलित की जो झोपड़ी है उसको दबंगों ने जला दिया। बहुत कम उम्र थी प्रियंका गांधी की और वो चल पड़ी वहां। मायावती का शासन है और दलित की झोपड़ी है, उस दलित की झोपड़ी को जलाया दबंगों ने और वो जाके उस दलित की झोपड़ी में पहुंची और उस दलित को लेकर पुलिस स्टेशन चली गई। अब ये लोगों को लगा कि भाई ये प्रियंका जी क्या कर रही हैं। अभी तो प्रियंका गांधी राजनीति में भी नहीं थी, फिर भी वो गई। उन्हें इतना दर्द था उस दलित की झोपड़ी को जलाने का और इतना साहस था उनके अंदर कि वो चली गई और जाके उन्होंने पुलिस रिपोर्ट की। जब बात मायावती जी पर पहुंची, मायावती, अपन लोग ये समझ रहे थे कि शायद कुछ कार्रवाई करेंगी मायावती, लेकिन मायावती जी ने वो कार्रवाई नहीं की और उन्होंने जानती थी कि मैं किसके खिलाफ कार्रवाई करूंगी, प्रियंका गांधी। उन्होंने उसकी जगह वो दलित की झोपड़ी जो बनवाई जा रही थी, प्रियंका जी ने कहा कि हम बनवाएंगे इसको, तो उन्होंने दलित की झोपड़ी को बनाने में एक सहायता की और आदेश जारी। तो ये था प्रियंका का साहस कि मायावती की सरकार में मायावती की सरकार के खिलाफ पुलिस स्टेशन चले जाएं। आप मोदी जी क्या डराएंगे आप हैं? आपको बताऊं, मैं राजनीति में प्रारंभ बता रहा हूं कि प्रियंका गांधी का कैसा हुआ। अरुण नेहरू चुनाव लड़ रहे थे रायबरेली से और कांग्रेस के प्रत्याशी थे सतीश शर्मा। सतीश शर्मा लगभग चुनाव हार रहे थे, बिल्कुल पूरी तरीके से ये तय हो गया था कि सतीश शर्मा चुनाव हार जाएंगे और अरुण नेहरू रायबरेली से लोकसभा के सांसद बन जाएंगे। तभी सतीश शर्मा पहुंचे प्रियंका गांधी के पास। पिताजी की हत्या हो चुकी थी, पिता राजीव गांधी की हत्या हो चुकी थी। मां सोनिया गांधी ने राजनीति में ना आना तय किया था, क्योंकि उन्होंने राजनीति में राजनीति के बलिदान चढ़ते हुए अपनी सास इंदिरा गांधी को देखा, अपने पति को देखा, तो स्वयं राजनीति में ना आने का फैसला लिया। तो अरुण नेहरू चुनाव लड़ रहे थे। प्रियंका गांधी को बोला सतीश शर्मा ने कि आपके पिताजी का चुनाव क्षेत्र है, आपकी दादी का चुनाव क्षेत्र है, आप फिरोज गांधी का चुनाव क्षेत्र है रायबरेली, कृपया आप चलिए वहां पर, वरना अरुण नेहरू जीत जाएंगे।
प्रियंका गांधी बहुत कम उम्र थी, बिल्कुल बच्ची थी, बच्ची। तब प्रियंका गांधी रायबरेली गई, एक सभा थी चुनाव के आखिरी दिन, प्रचार के आखिरी दिन। वहां पर प्रियंका गांधी पहुंची, भरी भीड़, पूरा रायबरेली सुनने के लिए आया कि प्रियंका गांधी का राजनीति में पहला भाषण था। राजनीति के मंच पर उनका पहला प्रादुर्भाव, पहला उनका आगमन था। जाहिर सी बात है कि रायबरेली की जनता सुनना चाहती थी कि प्रियंका क्या बोलेंगी, क्योंकि उस समय सरकार बदल चुकी थी, राजीव गांधी मारे जा चुके थे, इंदिरा गांधी मारी जा चुकी थी। रायबरेली के लोग अपने को अनाथ महसूस कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि कौन अब मेरा संरक्षक बनेगा राजनीति में। नेहरू गांधी परिवार, फिरोज गांधी, इंदिरा गांधी से लेकर और दूसरे वो लोग रायबरेली के लोगों के साथ थे, लेकिन अभी वो असहाय थे, कोई नेता नहीं था। जब प्रियंका गांधी, बच्ची प्रियंका गांधी पहुंची और उन्होंने केवल 1.5 लाइन का भाषण दिया था, 1.5 लाइन का। ये इतिहास में दर्ज हो जाएगा। कभी कुछ लोग लिखेंगे, जिमनी अगर हमारे जैसे लोगों को मिलना तय किया तो ये लिखेंगे कि प्रियंका गांधी के राजनीतिक जीवन का पहला भाषण 1.5 लाइन का था। और उस 1.5 लाइन का भाषण में क्या था, वो खड़ी हुई और उन्होंने बोला, रायबरेली के मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरी माताओं, मेरी बहनों, आपने, अरुण नेहरू के लिए बोला कि आपने जिस अरुण नेहरू ने राजीव गांधी के पीठ में छुरा भोंका, उस गद्दार को आपने रायबरेली में घुसने कैसे। बस इतना भाषण शुरू और इतना खत्म, 1.5 लाइन का भाषण। सभा खत्म हुई, चुनाव का दिन आया, भारी मतदान हुआ और अंत में जो चुनाव आयुक्त ने, रायबरेली के चुनाव आयुक्त ने सतीश शर्मा को भारी मतों से विजयी घोषित किया। ये था प्रियंका गांधी का करिश्मा। आप प्रियंका गांधी को एक ईडी के नोटिस से डरा रहे हैं, क्या बात है भाई। हंसी आती है कि आप, ये डरी हुई कौम जो है ना, वो दूसरों को डराती है। ये हमने सुना था, अब हमें देखने को भी पड़ा। और आप बोलिए तो और किससे बताएं तो आप प्रियंका गांधी का अगला किस्सा सुन लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। अरे भाई, आपको डर क्या लगा नरेंद्र मोदी जी कि प्रियंका गांधी, साक्षी मलिक ने क्या किया। साक्षी मलिक ने, मैं आपको संदर्भ से लेके चल रहा हूँ, धीरे धीरे अचानक मुझे याद आ रहा है। मुझे तो प्रियंका, राहुल, इन लोगों के जीवन के प्रति क्षण रटे हुए हैं। सकारात्मक घटनाएं इनके जीवन में जो घटी, मैं बहुत करीब से देखा है, बड़े निकट रह के देखा है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, जिस दिन आपने, जब साक्षी मलिक ने अपने जूते उतार कर, रेसलिंग के जूते उतार कर प्रेस के सामने रखा और रो पड़ी वो लड़की, वो तिरंगा फहराने वाली, विदेश में ओलंपिक के पदक जीत कर लाने वाली साक्षी मलिक जब रो पड़ी और चल पड़ी अपने घर की ओर वापस, तब मुझे लगा था कि अभी कुछ ना कुछ कल होने वाला है। कल क्या हुआ, साक्षी मलिक घर पहुंची थी, उसके दूसरे दिन बजरंग पुनिया ने अपना पद्म श्री जो रेसलिंग में जीता था, वो जाकर उसने ये भी कोशिश नहीं की, बजरंग पुनिया तुमको सलूट है यार, तुम झुके नहीं, साक्षी मलिक तुम झुकी नहीं, तुमने तिरंगा फहराया। उसी तिरंगे की बात मैं करने जा रहा हूं अभी, प्रियंका गांधी। तो दूसरे दिन सुबह बजरंग पुनिया जाके, उन्होंने नरेंद्र मोदी से समय लेने की भी जरूरत नहीं पूछी, वो गए और वहीं उन्होंने अपना पद्म श्री रखा, चले आए। सुरक्षा गार्डों ने बोला नहीं नहीं, उनको नहीं, मैंने ले जाऊंगा और ये दे देना प्रधानमंत्री। तो ये 2 दिन तो गुजर गए, तब तक डर नहीं लगा नरेंद्र मोदी को। तीसरे दिन कब क्या हुआ कि तीसरे दिन सुबह सुबह भरे जाड़े में प्रियंका गांधी घर से उठी और साक्षी मलिक के घर पहुंच गई। वहीं बजरंग पुनिया को भी बुलाया।
वहां उन्होंने बात की। अब डर लगा गुजरात लाबी को, अरे बाप रे मेरा तो हरियाणा चला जाएगा, ये जाट खिलाड़ी मेरा हरियाणा ले जाएंगे, पश्चिम उत्तर प्रदेश ले जाएंगे, ये जाट खिलाड़ी राजस्थान में भी प्रभाव डालेंगे, ये जाट खिलाड़ी, अरे भाई ये जाट खिलाड़ी किसानों के साथ, तो जाट किसानों के साथ नरेंद्र मोदी की पुरानी दुश्मनी है। उन्हें ये लगा कि पंजाब के जाट भी चलेंगे, समर्थन में आएंगे। अगर प्रियंका गांधी इसके पहले भी जंतर मंतर में साक्षी मलिक से मिलने गई थी भाई, साक्षी मलिक, विनेश फोगट, ये सब सबको प्रेम करती हैं प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी ने नारा लिया दिया था, लड़की हूं लड़ सकती हूं, और वो जब लड़की लड़ने के लिए आई साक्षी मलिक, तो प्रियंका गांधी ना हो उसके साथ, प्रियंका गांधी उसके साथ गई। बस यहीं से गुजरात लाबी का डर शुरू हुआ। अब क्या होगा, कल डरा, कुश्ती संघ भंग कर दिया। कुश्ती संघ भंग करने के बाद जब बात आगे, उन्हें ये लगा कि साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया, ऐसे लोग अब जो है हरियाणा में जो 10 सीटें हैं, जाहिर सी बात है इंडिया अलायंस इनमें से कुछ लोगों को प्रत्याशी बनाएगा, जो 10 में 10 जीतने वाले हैं। हो सकता है इस बार 10 में 0 जीते भारतीय जनता पार्टी। तो उन्होंने ये चेन रोकने के लिए, चेन रिएक्शन कट करने के लिए प्रियंका गांधी को उन्होंने ईडी का नोटिस। अब मैं एक कथा सुना रहा हूं, आपने छेड़ा है तो मैं बता रहा हूं। ये वो प्रियंका गांधी हैं नरेंद्र मोदी जी, जान लीजिए। आप तो पाकिस्तान बिना बुलावे गए थे, मगर प्रियंका गांधी ने पाकिस्तान की सड़कों पर भारत का झंडा फहराने वाली पहली महिला है। सिर्फ राजनीति नहीं, पूरे भारतवर्ष की पहली महिला है जिन्होंने पाकिस्तान की सड़कों पर तिरंगा फहराया था। हमें मालूम है अगर भारत की सड़कों पे कोई पाकिस्तान का झंडा फहराएगा तो हम जैसे लोग, हम लोग भी जाके उसकी गर्दन पकड़ लेंगे। हमें कोई मिलिटेंट या कोई अधिकार नहीं है, लेकिन हम अपने मुल्क में फहराने नहीं देंगे, वो बड़ा साज। उसी तरीके से लेकिन पाकिस्तान में भी भारत का झंडा कोई फहराने नहीं देगा। लेकिन ये काम प्रियंका गांधी ने किया। कब किया मैं वो बता रहा हूं, आप उसे ईडी के नोटिस से डरा रहे हो। अरे सुनिए गुजरात लाभियों, कि पाकिस्तान में क्रिकेट का फाइनल मैच था, भारत और पाकिस्तान के बीच में मैच, शायद कराची स्टेडियम। भारतवर्ष से प्रियंका गांधी गई, राहुल गांधी गए, रॉबर्ट वाड्रा गए, और मैं अरुण जेटली भी गया। अरुण जेटली उस समय दिल्ली क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष थे, और राजीव शुक्ला गए। राजीव शुक्ला बीसीसीआई क्रिकेट के एक बड़े नाम है, राज्यसभा के सदस्य। ये लोग गए, और भी कुछ इंडियन वहां पहुंचे, और भी बहुत सारे इंडियन। वो मैच, फाइनल मैच था भारत पाकिस्तान के बीच में। अब भारत पाकिस्तान का मैच शुरू हुआ। अब उनकी होम स्टेडियम थी, पाकिस्तान को बड़ा समर्थन मिल रहा था, और यहाँ पर भारत को समर्थन देने वाले चंद लोग थे। प्रियंका गांधी खड़ी होती, बार बार बकअप करती भारत की टीम को और ताली बजाती, हालांकि बड़े कम लोग थे वहां। फिर भी इनका साहस था, वो जाके नवाज शरीफ की अम्मा के पैर छूने नहीं गई थी नरेंद्र मोदी, वो गई थी भारतवर्ष को जिताने, भारतवर्ष के खिलाड़ियों को बकअप करने। उसका फायदा क्या हुआ कि पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने पहले मना किया था, हम नहीं खेलेंगे पाकिस्तान, लेकिन उन्हें जब पता चला प्रियंका गांधी जा रही तो वो भी तैयार हुए। और जब एक दुश्मन देश में मैच हो रहा हो, और उस सारे खिलाड़ियों को लग रहा है कि हमारे हमारे मुल्क की एक लड़की बैठी है प्रियंका गांधी, हमारे देश की एक भावी नेतृत्व करने वाली महिला बैठी है, एक महान नेहरू गांधी परिवार जिसके घर में 3 प्रधानमंत्री हुए, उनके घर की विरासत, उनके घर के 2 बच्चे बैठे हैं, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी स्टेडियम में बैठे हैं, तो उन्होंने जमकर खेलना शुरू किया। रॉबर्ट वाड्रा बैठे, राजीव थे, अरुण जेटली भी थे। तो बीच में
अब ये इतना बकअप कर रही थी कि वो भारत के लोग बहुत अच्छा खेल रहे, पाकिस्तान की टीम टीम पीछे जाने लगी। जब ये तय हो गया कि अब पाकिस्तान की टीम हारेगी, तो उन्होंने ये शुरू किया कि कुछ अधिकारी आए स्टेडियम में प्रियंका गांधी के पास, कहले मैडम ऐसा है, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप अभी यहाँ से थोड़ा जाएं और बाहर चली जाएं जहां आपकी रुकने की व्यवस्था की गई है, क्योंकि अभी पाकिस्तान मैच हारने जा रही है और पाकिस्तान के मैच हारने के बाद यहाँ कुछ भी बवाल हो सकता है, अनएक्सपेक्टेड चीज घट सकती है। तो आप भारतीय हैं, आप भारत की नेता हैं, तो हमारी जिम्मेदारी है आपकी भी सुरक्षा की, तो हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप चली जाएं स्टेडियम छोड़कर, क्योंकि पाकिस्तान मैच हारने जा रही है। तो प्रियंका गांधी ने कहा, आप हमें मत समझाइए, हम भारतवर्ष की जीत अपनी आंखों से देखना चाहते हैं, हम स्टेडियम में रहना चाहते हैं, आप मेरे साथ कुछ भी हो वो जिम्मेदारी आपकी है, लेकिन भारत के जीतते वक्त मैं इस स्टेडियम से बाहर नहीं जाऊंगी। प्रियंका, राहुल, रॉबर्ट वाड्रा, राजीव शुक्ला, अरुण जेटली और सब भारतीय वहां जितते थे, सब वहां बैठे। भारत तो मैच क्रिकेट का जीत गया। सबसे पहले तिरंगा उठा के प्रियंका गांधी ने फहराया। मुझे याद आ रहा है नरेंद्र मोदी जी कि जब साक्षी मलिक ने वो तिरंगा फहराया था, और उस तिरंगा फहराने वाली लड़की के साथ क्या किया था, जंतर मंतर में आपने उसको सड़क पे घसीटते हुए ले गए। और उस दिन जब नई संसद का उद्घाटन हो रहा है, आपने क्या किया कि उस लड़की को धमकियां दी कि अगर तुम हमारे सांसद का पीछा वो मुकदमा वापस नहीं लोगी तो हम तुम्हारी रेलवे की नौकरी ले लेंगे। बेचारी दौड़ के नौकरियां करने, ये भारत की एसेट्स है। उसने वो तिरंगा फहराया, और उधर जब प्रियंका ने तिरंगा फहराया तो मुझे वो दृश्य याद आया था। और इतने ही में प्रियंका गांधी नहीं रुकी थी, वो स्टेडियम के बाहर निकल पड़ी थी, हुजूम के साथ निकल पड़ी थी। जितने भारतीय उस स्टेडियम में थे वो प्रियंका गांधी के साथ भारत जिंदाबाद, इंडिया जिंदाबाद करते और तिरंगा झंडा फहराती हुई प्रियंका गांधी स्टेडियम के बाहर आई थी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वो पाकिस्तान की सड़कों पर प्रियंका गांधी के हाथ में भारत का झंडा था। ये हिम्मत, आप उसको ईडी की नोटिस दे रहे हो? क्या हास्यास्पद है। व्हाट इज ए जोक, चुटकुला है मोदी साहब कि जो इंडिया का झंडा वहां फहराती है लड़की, उसको आप बोल रहे हैं कि आप जो है ईडी के नोटिस से डर जाओ। और बहुत सारी कथानक है, हम आपको क्या बताएं उनके साहस की बात। अब वो ईडी वीडी नोटिस, अरे बड़े दर्द से जाए हुए ये लोग हैं, ये दर्द में पके पगे पगे हैं राहुल और प्रियंका। आप उनको ईडी के नोटिस से डराते हैं। दृश्य याद करिए, दिल्ली में सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी बैठे थे, तभी उनको सूचना मिलती है कि राजीव गांधी को बम से उड़ा दिया गया। अब बिलखती मां को प्रियंका गांधी संभाल रही थी, छोटी सी बच्ची थी, वो अपनी मां को संभाल रही थी। उसके पिताजी की जो है मौत की सूचना आई कि उसके पिताजी के शरीर को चिथड़े चिथड़े कर दिया गया है इस भारत की सरजमीन पर, और वो अपनी मां को संभाल रही थी। और तभी सूचना मिली कि राहुल गांधी एयरपोर्ट पर आ रहे हैं, वो विदेश में थे, उनको भी अपने पिताजी की मौत की सूचना मिली। तो राहुल गांधी वहां पर पहुंचे, तो राहुल गांधी को मां को 2-3 लोगों के साथ बैठा कर प्रियंका बिलखती प्रियंका रो भी नहीं पाई थी, ना माँ के कांधे पर, क्योंकि माँ का ही कांधा उसके सर पे था, सोनिया का। माँ बिलख रही थी। वो माँ को वहां सांत्वना देके 2-3 लोगों को छोड़ के वो एयरपोर्ट गई राहुल को संभालने। राहुल आ रहे हैं, वो राहुल को लेने गई। ईडी की नोटिस देते हो? ये इनको ईडी का नोटिस डराएगा? बमों को झेला है जिसके खून ने, जिसके पुरखों ने गोलियों को से अपने बदन को छलनी होते हुए दिया, उसको आप ईडी के नोटिस से डराते हो? मुझे बड़ी उस बात का वो लगा था कि जब
ईडी का नोटिस आया तो मैं बड़ी देर तक हंसता रहा अपने मित्रों के बीच प्रेस क्लब में कि बताओ यार, अब ये प्लास्टिक की बंदूकों से डराते हैं उस परिवार को जिस परिवार ने दो दो बलिदान दिए भारत की एकता के लिए, अखंडता के लिए। ईडी की नोटिस। और माननीय नरेंद्र मोदी जी, मैं आई एम एड्रेसिंग यू ओनली, मैं सिर्फ आपको संबोधित कर रहा हूं। आप चिल्लाते थे ना 2014 में 2G 3G, दामाद जी। क्या हुआ दामाद जी का? राबर्ट वाड्रा के लिए बोलते थे ना। राबर्ट वाड्रा को कितनी 13-14 जांचों से सीबीआई वगैरह सब कर लिया ना, कुछ मिला नहीं मिला। ये झूठे और फरेब वाले जो है, ये विरोध पक्ष के जो आपने 2G क्या हुआ, कोर्ट कहता 2G 3G कोलगेट है ही नहीं, दामाद जी का भी कुछ नहीं है, उनको फिर आप नोटिस दे दो। किसको नोटिस दे रहे हो यार? एक पंडित जवाहरलाल नेहरू बैरिस्टर थे, विदेश से लंदन से बैरिस्ट्री पढ़कर आए थे, वकालत पढ़ के आए थे। मोतीलाल नेहरू अगर उनसे उनसे कहते कि जाओ इलाहाबाद में, उनका आनंद भवन करता कि जाओ इलाहाबाद हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करो, अकेले बैठे हो, जाओ कमाना शुरू करो, कैरियर बनाना शुरू करो, कैरियर भविष्य भविष्य बनाना शुरू करो, नेहरू से कहते मोतीलाल नेहरू। मगर मोतीलाल नेहरू तो खुद ही इलाहाबाद से लीडर अखबार निकाल रहे थे ब्रितानी हुकूमत के खिलाफ, अंग्रेजों से बाप लड़ रहा था मोतीलाल नेहरू अंग्रेजों के खिलाफ। उन्होंने जाके अपने इकलौते बेटे का हाथ, जवाहरलाल नेहरू का हाथ पकड़कर बापू महात्मा गांधी के हाथ में दे दिया। उन्होंने जाकर किसी सुप्रीम कोर्ट के वकील को नहीं बोला कि अपने अंडर में मेरे बेटे जवाहरलाल को आप वकालत सिखाओ, वो पैसे कमाए, भविष्य बनाए। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू का हाथ पकड़कर महात्मा गांधी के हाथ में दिया था कि मेरे इकलौते बेटों को स्वतंत्रता के संग्राम में झोंक दो, मर मिट जाने दो मेरे इकलौते बेटे को, मगर हमें भारत की आजादी चाहिए। और आप उन्हें जो है, उन्हें ईडी के नोटिस से जो जो अंग्रेजों से नहीं डरे, 9.5 साल जेल में थे। एक बैरिस्टर जिसके लिए आप बोलते हो कि वो पेरिस से कपड़े धुल के आते थे, अरे झूठ मूठ, आप लोग को अकल बकल नहीं है। ये आपका अमित मालवीय 2 टके का आदमी, आपके हिरेन जोशी, आपका अखबार की दुनिया का, अभी क्या बोले, हम सब अखबार की दुनिया के लोग हैं। अरे पेरिस लॉन्ड्री थी इलाहाबाद में, वहां पर जवाहरलाल नेहरू के कपड़े धुलते थे। और आपने क्या बोल दिया? आपका ये आईटी सेल क्या बोलता है? पेरिस से कपड़े धुल के आते। इसी झूठ से आपने 2 बार सरकार चला ली, इसी झूठ से आप 2 बार प्रधानमंत्री बन गए। अब ये झूठ, अब ये सब नहीं चलने वाला है। 2024 की मई को आपका जो है सारी चीजें खत्म होने जा रही हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, 9.5 साल जेल में रहा, जो जिनके जिनके दादी के पिता 9.5 साल जेल में थे। उन्होंने किताबें लिखी, लेटर्स टू हिज डॉटर इंदिरा गांधी को, इकलौती बेटी थी उनकी। उन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखा, भारत की खोज। ये जवाहरलाल नेहरू इंटेलेक्चुअल थे, वो लेखक थे। उन्होंने जाड़े गर्मी बरसात की जो है सारी रात दिन उन्होंने जेलों में काटे, क्योंकि क्योंकि भारत माता के पांव में लगी बेड़ियां और हाथों में लगी हथकड़ी टूटे, और उन्हें इंतजार था हम जिए या, ये तो उन्हें मालूम नहीं था कि कब भारत आजाद होगा, तब वो जिएंगे, लेकिन उन्होंने अपना बलिदान दिया। उनके खून को आप ईडी से डराते हो। और क्या था मुरारजी देसाई के समय? मुरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे तो इंदिरा गांधी को भी जेल की गई। फिर क्या हुआ? इंदिरा गांधी जेल गई, दोबारा लौट के आई। उन्होंने बेलछी बिहार से संघर्ष शुरू किया, मुझे याद है, बहुत छोटे रहे थे हम लोग। वो कीचड़ में चलकर जो है, बेलछी में दलितों के खिलाफ अत्याचार हुए थे, उसमें गई थी आंदोलन करने इंदिरा गांधी। बाद में उन्हें हाथी पे चढ़ाया था लोगों ने, इसलिए कि वहां कीचड़ से उनको गुजरना पड़ा। वो उनको जो है मुरारजी सरकार ने जेल भेजा था इंदिरा गांधी को।
तो अभी मैं ये बात इसलिए आपको बोल रहा हूं मोदी जी कि जेल की सलाखें, जेल के शीशे, हथकड़ी, बेड़ियां, सम्मन, वारंट, अदालतें, पूछताछ, इंक्वायरी, दीज आर नॉट न्यू थिंग्स फॉर नेहरू गांधी फैमिली। नेहरू गांधी परिवार के लिए नई चीज नहीं है, ये तो उनका संस्कार है। 12 साल की इंदिरा गांधी क्रांतिकारियों के पर्चे बांट रही थी। कमला नेहरू को पुलिस ने कितना तंग किया था, वो इतिहास में दर्ज है। पूरा का पूरा खानदान जुटा था। इसे परिवारवाद बोलते हैं। जो देश की आजादी के लिए संघर्ष करे उसे परिवारवाद बोलते हैं। वहां से जन्मा था ये बलिदान का परिवारवाद। फिर क्या हुआ? फिर राजीव गांधी आए। राजीव गांधी पे आपने बोफर्स का आपने लगाया, आरोप लगाया। फिर अदालतों का चक्कर, फिर पूछताछ, फिर सम्मन, फिर ईडी, फिर वारंट। विश्वनाथ प्रताप सिंह जो प्रधानमंत्री थे, जो इन्हीं के कार्यकर्ता थे, उन्होंने तो अंत में यह बोला कि कई ट्रक भरकर बोफर्स के खिलाफ, राजीव गांधी के खिलाफ सबूत लाएंगे। वो मरते मरते मर गए, लेकिन एक पन्ना भी बोफर्स के खिलाफ नहीं ला पाए। क्या हुआ? अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने राजीव गांधी को क्लीन चिट दे दी और बोला कि इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं। यही हाल आगे हुआ। राजीव गांधी को सम्मान बरी किया गया। मैं अंत में चल रहा हूं। जिनके पिता को इतने मुश्किलों में गुजरा गया, आप उनकी बिटिया को सम्मन वारंट, ईडी का नोटिस दे रहे हो। अरे सोनिया गांधी, उनके पास तो एक विश्व का रिकॉर्ड है कि किसी और देश में जन्मी औरत और देश में जन्मी महिला जब दूसरे देश में जाती है तो उस दूसरे देश के लोग उसे प्रधानमंत्री बनने का बहुमत देते हैं, उसे अधिकार देते हैं, आप मुख्यमंत्री बनाओ, राज्यपाल बनाओ, सरकार चलाओ। ये रिकॉर्ड है, विश्व रिकॉर्ड है। ऐसा किसी भी महिला के साथ नहीं। उस महिला को आपने अपने देश में क्या कहा? जर्सी गाय कहा। छी छी, शर्म है, शेम शेम। उसको कांग्रेस की विधवा कहा, शेम शेम। अभी छत्तीसगढ़ में क्या कहा कि वो महादेव ऐप का 500 करोड़ जो मिला, तो वो कांग्रेस के नेता के पास कितना पहुंचा? कांग्रेस की नेता के पास। अरे यार, क्या बोले। यही आरोप लगाते लगाते कुछ हुआ? आपने राजीव गांधी ट्रस्ट का उनके ऊपर केस चलाया, कुछ हुआ? नेशनल हेराल्ड का केस आपने उनके ऊपर डाला, कुछ हुआ? सोनिया गांधी सारी चीजें फेस कर रही। इसी देश में जहां जहां उन्होंने अपने पति का बलिदान दिया, उसी देश में आज उनको तमाम मुकदमों से आपने घेर रखा है। वो तो हंस के समय वो भी फेस कर रही सारा चीज। जब कर रही तो डर का है। उसी मैं कभी बनाऊंगा सोनिया गांधी को, जो तुम लोग बोलते हो ना कि सोनिया गांधी अरबपति परिवार की मायके की हैं, ये सब बहुत घटिया बातें हैं। वो माइनो फैमिली के विषय में जानने की कोशिश करो। माइनो परिवार पे कभी मैं एक पूरा जो है एपिसोड डालूंगा कि उनका घर, वो एक निश्चित गरीब परिवार में वो पली। वो पढ़ने विदेश गई थी और उनको उनको वापस उनके पिता ने अपने घर में इटली में बैठा लिया था और कहा था, बात चली तो मेरे आज बात का हिस्सा नहीं था, उन्होंने कहा था, देखो राजीव गांधी से मैं तुम्हारी शादी नहीं कर सकता क्योंकि वो एक प्रधानमंत्री का बेटा है, वो कल को तुम्हें छोड़ देगा। वो इतना संस्कारवान परिवार था मायनों पर। उन्होंने 1 साल के लिए सोनिया गांधी को अपने घर पे रखा था, कहीं बाहर विदेश में पढ़ने जाने को रोक दिया था, क्योंकि वो पिता थे और वो चाहते थे कि मेरी पुत्री उधर शादी करे, मेरी आंखों के सामने रहे और वो सुखी रहे, उसे कोई तकलीफ नहीं मिले। उन्हें ये लगता था कि 2-2, 3-3 प्रधानमंत्री वाले परिवार का लड़का कभी मेरे बेटे को कहीं छोड़ न दे। इस डर से 1 साल उन्होंने रखा
सोनिया गांधी ने खाना पीना भी लगभग छोड़ दिया था। सोनिया गांधी, ये मैं कथा बोल रहा हूँ, ये सत्य है, मुझे पेश कर दिया जाए अगर किसी को इसमें गलत लग रहा, मेरा रिसर्च है। उसके बाद 1 साल से वो बीमार रहने लगी, उनकी सहेलियां दोस्त सब छूट गए। फिर उनके पिताजी ने जब देखा कि ये राजीव गांधी को ही के साथ शादी करने वाली है, तो उन्होंने 9 दिसंबर आता है सोनिया गांधी का जन्मदिन, उनके पिताजी ने सरप्राइज पार्टी रखी घर में और उनकी सहेलियों को, सोनिया गांधी की सहेलियों को, दोस्तों को सरप्राइज तरीके से बुलाया कि आज सोनिया का बर्थडे है, घर में आओ, केक काटना है। अब सोनिया का मन ही नहीं लगता था, क्योंकि वो उन्होंने भारतीय संस्कृति में वर्णित, भारतीय संस्कार से युक्त एक प्रेम उनका और राजीव गांधी का। मैं उस पर बहुत किस्से हैं, उस पर तो मैंने एक फीचर फिल्म भी लिखी, मगर बाद में वो उसका क्या हुआ मुझे पता नहीं, है ना। तो ये बातें करते हुए मैं थोड़ा मन भारी हो जाता है। तब वो 9 दिसंबर में जब शाम को केक काटने के लिए मिस्टर माइनो ने बुलाया, आओ बेटा सोनिया केक काट लो, सोनिया को तो मन भी नहीं था, सोनिया उदास थी। तब वो उनकी सहेलियां आ गई एकदम से, तो उन्हें लगा अरे पापा ने सबको बुला के रखा है, सबने मिलके केक काटा, मगर सोनिया के अंदर एक उदासी तो थी ही, राजीव गांधी से बिछड़ जाने की, या भविष्य उनका क्या होगा। तब मिस्टर माइनो ने, सोनिया गांधी के पिताजी ने उस बर्थडे पार्टी में एक अनाउंसमेंट किया था। मैं उस अनाउंसमेंट को बताने के लिए इतनी कथा मैंने आपको बताई। वो अनाउंसमेंट उन्होंने कहा था कि सोनिया, तुम्हारे जन्मदिन पर मैं तुम्हें तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा उपहार देता हूं, और वो है राजीव गांधी। और वो उस दिन एग्री हो गए थे राजीव गांधी से शादी के लिए। उसके बाद जो हुआ वो आपके सामने है। तो आप उस परिवार को डराते हो जिन्होंने प्रेम की परंपरा को जीवित रखा, जिन्होंने भारत के संस्कारों को जीवित किया, जिन्होंने जो दर्द में पैदा हुए और दर्द में पले, सोनिया, राहुल और प्रियंका, उनको आप ईडी के नोटिस से डराना चाहते हो? हाँ, आप देखिए ना, उसके बाद क्या हुआ, सोनिया गांधी के साथ जो हुआ, उसके बाद राबर्ट वाड्रा, उसको आप भाषणी में लाते थे राबर्ट वाड्रा को, 2G 3G दामाद जी, क्या हुआ दामाद जी का? खाली नोटिस वोटिस भेजते रहे। राबर्ट वाड्रा भी अब अपने कार्यों में बिजी। अब तो आपकी ईडी का कोई फर्क भी नहीं पड़ता है, सबको मालूम है 4 महीने की ईडी है। अब ईडी के अधिकारियों को भी अकल आ रही होगी कि अभी 4 महीने की सरकार है, अब हमें क्या करना है क्या नहीं। रॉबर्ट वाड्रा को आपने इतना परेशान किया, आज तक कुछ नहीं हुआ, 13-14 बार तो अभी पूछताछ हुई। और देखिए प्रियंका गांधी का साहस देखिए कि वो ईडी सीबीआई के बुलावे पर अपने पति को छोड़ने वहां आती थी, ईडी सीबीआई के ऑफिस में, और बाहर खड़ी रहती थी। 3 प्रधानमंत्रियों के परिवार की लड़की अपने पति के लिए, पति को आप सता रहे थे, भाजपा सता रही थी, और वो पति के साथ देने के लिए खड़ी हुई थी ईडी और सीबीआई के ऑफिस के बाहर। ये इस मुल्क ने देखा है। और कितना डराना है आपको? और ईडी के नोटिस से तो राहुल गांधी पे आ जाए। अब अंतिम 2 बातें। राहुल गांधी ने राहुल गांधी ने जीवन को देखा है, राहुल गांधी भी उसी दर्द के साए तले पले हैं, जो पिता के साथ ज्यादा नहीं रह पाए, जो जिन्होंने अपने बुजुर्गों के संरक्षण को बहुत नहीं पाया। वो पढ़ पढ़कर उन्होंने सीखा, उन्हें मालूम पड़ा कि हमारा परिवार क्या है, इस मुल्क के लिए बलिदान देने वाला। राहुल गांधी ने उसी परंपरा को राहुल गांधी ने बोला डरो मत। कितने इल्जाम लगाए आपने, डरो मत, डराने की कोशिश की। राहुल गांधी नहीं डरे। राहुल गांधी ने जरा सा बोल दिया अडानी पर, अरे अडानी, अडानी क्या है, क्या पिद्दी ना पिद्दी का शोरवा, हो सकता कल नोटिस आ जाए मेरे पास भी। उसका नाम ले लिया सदन में, संसद में, तो उनको निकाल दिया। वाह वाह वाह, एक कोई केस निकाले, मोदी कह ले, वो सब आपको पता है। गुजरात की 3 अदालतों ने सजा दे दी 2 साल की।
और उनका घर छीन लिया, संसद से निकाल दिया, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने बहाल किया उन्हें। तो ये है। उसके बाद पनौती, राहुल गांधी ने नहीं कहा पनौती, सभा में आवाज उठी पनौती पनौती, तो राहुल गांधी ने कहा हाँ पनौती, तो मालूम पड़ा सुल्तानपुर से किसी ने उनके ऊपर केस कर दिया। ऐसे भिवंडी से किसी ने केस किया राहुल गांधी पे कितने केस करोगे आप? तमाम केस राहुल गांधी पे किए। आज भी इतने केस हैं कि राहुल गांधी को भी नहीं याद है कि मेरे ऊपर केस कितने। वो तो अभिषेक मनु सिंघवी और उनका जो और इंफॉर्मेशन का डिपार्टमेंट है वो बताता है कि और राहुल गांधी के ऊपर नेशनल हेराल्ड का केस, और इनके ऊपर और दूसरे तमाम सारे केस, राजीव गांधी ट्रस्ट के केस, ये सब लगा लगा के इन्होंने अब उन्होंने क्या किया है कि अंत में प्रियंका गांधी को के ऊपर एक ईडी का सम्मन भेज दिया, ईडी का एक नोटिस भेज दिया। काय को भेज दी? डराने के लिए। डरपोक लोग हमेशा डराते हैं, तो ये डरे हुए लोग हैं, उन्होंने दे दी कि शायद ईडी के नोटिस से डर जाए प्रियंका, डर जाए। अब साक्षी मलिक को बजरंग पुनिया के साथ न जाए, वो जो सभा में चीखती हैं चिल्लाती हैं और भाजपा शासन को चुनौती देती हैं, शायद चुप हो जाएं। हारती हुई भाजपा सरकार अभी इस पर उतर आई है। तो आपको मैं यही बताना चाहता हूं कि ये जो समन, ये जो वारंट, ये जो पूछताछ, ये जेल, ये हथकड़ियां, ये जो प्रियंका गांधी के लिए आपने तय की है ना, ये प्रियंका गांधी को डराने वाली नहीं है। मेरे पास कुछ है एक दो चीजें कि जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री, तब 12 जनवरी 2004 को एक मैगजीन निकली थी। ये मैगजीन आपको दिखाई पड़ रही होगी, वर्ल्ड ऑफ प्रियंका। ये मैगजीन है वर्ल्ड ऑफ प्रियंका। इसके एक दो अंक हैं जो ये वर्ल्ड ऑफ प्रियंका, ये मैगजीन प्रियंका के कदमों की आहट और वर्ल्ड ऑफ प्रियंका, ये राजनीति का काशी मक्का रायबरेली दर्शन पर, ये प्रियंका, ये ऐसे कई कई अंक इसके निकले वर्ल्ड ऑफ प्रियंका। और विदेशों के लोग आए, कुछ युवकों ने तय किया उत्तर प्रदेश, बंबई और तमाम जगह के कि हम मिलकर हम सेकुलर फोर्सेस को पर एक मैगजीन निकालेंगे, और वर्ल्ड ऑफ प्रियंका मैगजीन निकाली गई। और वो वर्ल्ड ऑफ प्रियंका तब जब राजनीति में नहीं थी प्रियंका गांधी, तब ये मैगजीन निकाली गई थी। तो वो इतना जस्टर बड़ा है। प्रियंका गांधी जब राजनीति में नहीं थी तो उनके नाम ये विदेश में लिखा गया कि भारतवर्ष में किसी भी राजनीतिक व्यक्ति के नाम पर पहली मैगजीन निकली। कभी वर्ल्ड ऑफ नेहरू नहीं निकली, वर्ल्ड ऑफ लोहिया नहीं निकली, वर्ल्ड ऑफ मोदी ने, सिर्फ वर्ल्ड ऑफ प्रियंका निकली। वर्ल्ड ऑफ प्रियंका किसी भी राजनीतिक के नाम पर निकाली गई दुनिया भारतवर्ष की पहली पत्रिका थी। तो वो प्रियंका गांधी, जिनके इस देश में बहुत मानने वाले मौजूद हैं, इस नेहरू गांधी परिवार के बहुत ही चाहने वाले हैं, उनको बलिदान देने वाले हैं। तो ऐसे में प्रियंका गांधी को एक ईडी के नोटिस से डराकर कोई बहुत अच्छी बात नहीं हो रही। उस शहीद परिवार की बेटी, अरे भाई और बड़ी अच्छी बात है कि जिस आज अभी अगले महीने जो है राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही, और राम मंदिर का ताला जिसने खोला था राजीव गांधी, उसी की बेटी को ईडी का नोटिस दिया जाता है उसी समय में जब राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है। तो मित्रों, ये एक छोटी सी कथा थी। मैं तो चाहता था बहुत इस पर बोलना, और चाहता भी नहीं था इतना बोलना, लेकिन जब भी राहुल प्रियंका या नेहरू गांधी परिवार की बात होती है तो उनकी घटनाएं उस संदर्भ मुझे सीरीज याद होती चली जाती हैं। तो मित्रों, मेरा यही है कि अंत में इस लाइन से खत्म करता हूं कि प्रियंका गांधी को डराना
आसान नहीं है मोदी जी। नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।